ओके, चलिए अब बात करते हैं क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में इस समय होगी एक बड़ी रैली। देखिए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो अब आने वाली है वो इस हफ्ते आएगी। 8 तारीख को वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, जो कि एक सबसे बड़ा संकेत है मार्केट के लिए। और इंटरिम बजट के बाद ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है जो होगी। तो इसके लिए काफ़ी फोकस होगा उस पर, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नर रेफ़र करेंगे इसको, और जिस तरीके से मूड माहौल रहा है उसमें ऑब्वियसली इसका रेफ़र होना भी बहुत ज़रूरी है। एक काम करते हैं, पहले हम आपको सुनाते हैं कि वित्त मंत्री ने कहा क्या। रेटिंग एजेंसियों को एक सीधा संदेश दिया है वित्त मंत्री ने। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए अपने सबसे बड़े इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं और इनका पूरा फायदा देखने को मिल रहा है, और रेटिंग एजेंसियों को भारत के मजबूत फंडामेंटल्स देखने चाहिए। You know, something that has been commented enough, and you've got a lot of accolades for it in this budget. If you look at the fiscal glide path, I think you've beaten estimates. You know, this year you've projected 5.1 next year, so that also looks promising. What is your message to the sovereign rating agencies? You're expecting an upgrade? Well, I would think that they do their job, but periodically it's our business also to bring it to their notice that economy, particularly emerging market economy like India, despite the odds, we are doing a lot of reforms, systemic reforms, which actually you're seeing is bearing the results now. Systemic reforms have continued. Whether it was pre-COVID GST and IBC, together with very many other reforms like professionalizing public sector banks and so on, the emphasis on reform has given us adequate rewards, and we'll continue doing that. That is why even in the budget, we have emphasized on transparency. We have emphasized on getting everything on board the budget process itself, rather than keeping it outside of the budget or underneath the carpet. These are not small steps, and that has been consistently done in the last 4-5 years. And before that, as I said, IBC or banking reforms, the 5 major recognition R's, as we say, Absolutely. of the problem. So to list it, there are so many, some small, some very big. The small ones having very big implication in making the economy much more cleaner and open and transparent. The bigger ones which are bearing results in terms of the money that you collect in GST. Yes. These are not small steps. That's it. So that is the one which I would play as important indicators which rating agencies should look at comprehensively, rather than look at just one detail here, one detail there. Macroeconomic stability is also very well kept up. Yes. ओके, तो देखिए, एक चीज़ जो बहुत क्लियर एक्चुअली उसी दिन हो गई थी, बजट वाले दिन, कि एक जो टारगेट की गई थी वो थी रेटिंग एजेंसीज। क्योंकि एक इलेक्शन साल में जिस तरीके से वो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इतना बिनाइन रखा गया और कुछ भी टैक्स पेयर्स के लिए नहीं किया गया, मतलब इन अ सेंस कि कुछ डोल आउट नहीं दिए गए, वहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि फिस्कल प्रूडेंस को लेकर ये सरकार बहुत क्लियर है। और आई थिंक एक चीज़ है, रेटिंग अपग्रेड एक चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि उनके थर्ड टर्म में हो। और ये सबसे बड़ा इवेंट, इसकी तैयारी चल रही है, इसकी तैयारी काफ़ी टाइम से चल रही है। बजट एक ऑब्वियसली एक स्टेप है, और ये ऑन ग्राउंड दिख रहा है आपको जिस तरीके से तैयारी की है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही थी वो सिर्फ एक फिस्कल डेफिसिट को लेकर नहीं है, बाकी के सारे जो ट्रिगर्स हैं जो देश में हो रही हैं डेवलपमेंट्स, उनको लेकर के है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बजट को देखना चाहिए एज अ मैक्रो इवेंट। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब कोई मैक्रो इवेंट आता है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बदलनी चाहिए। बीच बीच में ग्लोबल क्यूज थोड़े वीक हैं, इसकी वजह से मार्केट हो सकता है इधर उधर प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे आपको। आज भी जैसे ग्लोबल क्यूज थोड़े से इतने शानदार नहीं हैं, लेकिन एक और चीज़, मार्केट को एफएम के दिए हुए आंकड़ों पर भरोसा है। मैं हजता एक बजट के दिन एक मार्केट के एक इवेंट में गया था, वहाँ सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि पहले जब भी नंबर्स आते थे उस पर लोग बिलीव नहीं करते थे कि ये तो अगली बार आएंगे तो कुछ ना कुछ उसको ट्वीक कर देते थे कि नहीं, इस वजह से बढ़ गया। इस बार क्या हो रहा है, लोग को इस नंबर्स पर भरोसा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेटिंग अपग्रेड के हिसाब से सोचिए कि क्या होगा। भारत
पर बने, भारत पर लॉन्ग रहे, भारत स्टोरी जिसे कहते हैं ना, भारत, अब मैं इंडिया भी नहीं बोल रहा हूँ, भारत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डोमेस्टिक इकोनॉमी की सारी बात है, इस पर फोकस करें। और इलेक्शन से पहले मेरा वो जो मैजिकल टारगेट है 2, 3, 4, 5, 6 का, मुझे लग रहा है कि उसकी तरफ चलने के लिए हम तैयार हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो देखिए, मोमेंटम मूड पूरी तरह से सेट है और शायद कुछ आप क्यूज लेंगे और बाजार लेता रहेगा जो इंटरिम बजट में पेश किया गया। लेकिन इस हफ्ते की हम शुरुआत करें, और जैसे अनुज पहले भी मेंशन कर रहे थे कि ये हफ्ता अहम है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई की पॉलिसी है, एमपीसी की बैठक है, 6 तारीख को शुरू होगी, 8 तारीख तक रहेगी, और 8 को हम देखेंगे कि आरबीआई क्या स्टांस रखता है और क्या यहां से कमेंट्री आती है। लेकिन FY24 की आखिरी दरअसल पॉलिसी रहेगी आरबीआई की तरफ से। अगली पॉलिसी जब हम सुनेंगे वो नए वित्त वर्ष में सुनेंगे। उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हफ्ता है जो बार बार हम मेंशन कर रहे हैं। ध्यान रखें कि पिछले हफ्ते का जो क्लोज रहा है 21,853, ये हाईएस्ट पॉइंट पर हम जाकर टिके हैं। वैसे एक वाइल्ड हफ्ता रहा, कुछ डिप्स भी देखने को मिले, कुछ तेजी भी देखने को मिली। पिछले हफ्ते 22,126 का वो ऑल टाइम हाई भी हमने रचा है। अब ऐसे में ध्यान रखिएगा कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली रही, डीआईआईज एक फोरफ्रंट पर रहे थे। इस बीच ग्लोबल मार्केट से संकेत एटलीस्ट थर्सडे तक काफी मजबूत थे, लेकिन एक चीज है जो थोड़े से मामले को बिगाड़ सकती है, वो है बॉन्ड यील्ड, जो 4% के नीचे गई थी वो फिर से 4% के ऊपर लौट कर आई है। अब ऐसे में आज के लिए क्या बड़ा संकेत हमें अमेरिकी मार्केट से लेना है, एशिया से लेना है। और ध्यान रखिएगा, एशिया के लिए एक छोटा हफ्ता रहेगा क्योंकि फ्राइडे वो चाइनीज और कोरियन न्यू ईयर के चलते छुट्टी रहेगी। तो नीरज जी से पहले समझ लेते हैं कि क्या संकेत ग्लोबली हमें पहचाने हैं, और फिर आज के लिए क्या समीकरण बैठ रहे हैं निफ्टी के ट्रेड पर, उस पर आएंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग, बताइए। एक तो बॉन्ड यील्ड से राहत मिली थी, वो फिर से उबाल दिखा रही है, क्या ट्रिगर था उसका बढ़ने का, और टेक्नोलॉजी शेयरों में कितनी और तेजी हुई है फ्राइडे को? देखिए, बॉन्ड यील्ड बढ़ने का ट्रिगर ये था कि जॉब डेटा जो आया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है। 177 के सामने 3.5 लाख जॉब क्रिएशन हुए हैं। ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, ये ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स में तेज़ी गई। तो जॉब का बॉन्ड यील्ड से डायरेक्ट रिलेशन क्या है, वो ये है कि उस नंबर को देख के लोग अनुमान लगाते हैं कि फेड का अगला मूव क्या होगा। तो ये नंबर इतना स्ट्रॉन्ग है, इकॉनमी इतनी अच्छी दिख रही है कि शायद रेट कट की उम्मीदें थोड़ी और डिले हो सकती हैं, इसलिए बॉन्ड यील्ड की उछाल आपको देखने को मिली। और ये जो नंबर आया है ये दिखाता है कि इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि बहुत चिंता करनी चाहिए। मैंने पहले भी समझाया था कि जनवरी के महीने में अमेरिका में बहुत सारी छटनियाँ होती हैं, सीजनली होती हैं, और इस बार भी हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं। तो उसके एवज में बहुत सारे नई भर्तियाँ भी होती, इसलिए नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि नंबर आया है, एक फैक्ट है, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए बॉन्ड यील्ड ऊपर गया और डॉलर स्ट्रांग हुआ है। दूसरा इसमें क्या हुआ कि इकोनॉमी में इस तरह के नंबर आने के बावजूद मार्केट गिरा इसलिए नहीं क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के नंबर से वो बहुत तेज़ आए। फेसबुक का नंबर बहुत अच्छा आया था और उन्होंने बाई बैक और यील्ड वगैरह दी है डिविडेंड के लिए, तो उसकी वजह से स्टॉक में 20% की रैली थी, और अमेज़ॉन में भी 7-8% की तेज़ी बनी है। तो टेक्नोलॉजी सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है। कच्चा तेल नरम बना हुआ है और अब तो $77 के आसपास ब्रेंट चल रहा है। लेकिन रेड सी में झगड़ा काफ़ी बढ़ रहा है। यूएस और यूके की जो जॉइंट एक्सरसाइज से हौती के ऊपर हमले किए गए थे, तो हौती ने भी सुबह बयान दिया कि वो रिटेलिएट करेंगे और ये लड़ाई बढ़ रही है थोड़ी। और अदरवाइज़ भी अगर आप देखें तो स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल की वजह से ट्रेड बहुत हैम्पर हो रहा है ग्लोबली। ये एक दिक्कत की बात है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और चाइना में बहुत मुश्किल का दौर है। मार्केट वहाँ पे 6 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप उड़ गया है और फ्राइडे को मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था। तो वहाँ की रेगुलेटर ने कहा कि वो शॉर्ट सेलिंग पे ऑफिशियली बैन लगाने जा रहे हैं और बहुत सारे मेजर्स ले जाएंगे मार्केट को रोकने के लिए। तो चाइना सीरियस ट्रबल में है और हौती वाला मामला काफ़ी गर्म है, लेकिन यूएस मार्केट में कोई बहुत ख़राब संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि जियोपॉलिटिकल चीज़ें तनाव भरी हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, सावधानी से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड के संकेत ग्लोबल मार्केट से बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सावधानी हम कितनी बरते, क्योंकि मूड भारतीय बाजारों में तेजी का और वीकेंड अगर आपकी एकदम जोरदार बीते ना, तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ पूरे हफ्ते को डील कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट द क्यू इज। और मैं कॉन्फिडेंस की इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अनुज के लिए ना एक बहुत ही क्लासिक वीकेंड रही है। एक बड़ा बकेट लिस्ट आइटम जो आई एम श्योर हम सब की बकेट लिस्ट में है, वो इन्होंने सक्सेसफुली टेक ऑफ कर दिया। आई कंप्लीटली हेट यू। हर्षिता, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक नई बकेट लिस्ट की जरूरत है अब, क्योंकि वो इतना बड़ा आइटम था। वो टेक ऑफ हुआ कल। देखिए वीकेंड पे
एक हमारा पूरा नेटवर्क का ये एक्चुअली एक नेटवर्क की एक पहल थी सड़क सुरक्षा अभियान की। जी हाँ। उसको लेकर के हमने एक शो किया था, तो जिसमें हम अमिताभ बच्चन ने उसको एक्चुअली लीड किया था। और मैं एक चीज़ बताऊं, मैं जब भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा थक गया हूँ और बहुत ज़्यादा इतने सालों से काम कर रहा हूँ, एक ही चीज़ रोज़ बार बार कर करके सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक सेम चीज़ आप करे जा रहे हैं, सेम चीज़ आप करे जा रहे हैं। मैं अमिताभ बच्चन की एनर्जी देखकर, मेरे ख्याल से 81 या 82 इयर्स के हैं अमिताभ जी सर, हाँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, शो था 11 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे लिए पहला मौका था, तो मैं इसके लिए थोड़ा जल्दी चला गया। मैं कहा कि थोड़ा जल्दी जाकर थोड़ा देखूंगा, तो मैं 8:30 बजे पहुंच गया। बच्चन सर आ गए थे 8:45 बजे तक। 8:30 11 बजे के शो 11 बजे के शो के लिए 8:45 बजे वो आ गए थे। और 8:45 बजे आकर के वो ऐसा नहीं है कि अपने ग्रीन रूम में जाके बैठ गए और बस किसी से बात नहीं कर रहे हैं कुछ, वो बैठे थे। उसके बाद वहाँ पर जो हमने एक पीसीआर बनाई हुई थी, एक बहुत बड़ी पीसीआर में आके वो बैठ गए। पीसीआर में आके उन्होंने सब नोटिस किया कि कितने कैमराज हैं, कहाँ कहाँ पर ऑटो क्यू होगा, कौन कौन से फ्रेम्स होंगे, कौन से फ्रेम में कैसा व्यू आएगा, और हाँ पीसीआर में कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन प्रोड्यूसर है, उनको फर्स्ट नेम बेसिस पर जाना, उनसे पहले बात की। उसके बाद उन्होंने 1 घंटे तक रिहर्सल किया, ठीक है। मतलब अब आप सोचिए, अमिताभ बच्चन जैसा लेजेंड, ठीक है, जो मतलब इतना, जैसे कहते हैं एक, आप उनको मतलब नींद में भी बोलेंगे तो वो कर देंगे। हाँ। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि एक परफेक्शन चाहिए उनको, एक परफेक्शन चाहिए उनको, उन्होंने वहाँ से उसको संभाला। और उसके बाद 11 बजे से वो शुरू हुआ, 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक स्टेज पे रहे। और 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अमिताभ बच्चन स्टेज पर है। हम तो खैर बीच बीच में हमारे तो टर्न्स आ रहे थे, जैसे आनंद नरसिम्हन थे, मैं था, रूबिका जी थी और पंकज जी थे, तो हम 4 लोग थे नेटवर्क की तरफ से। तो हम 4 में से ऑब्वियसली हम रोटेशन कर रहे थे उस हिसाब से। लेकिन अमित जी वहाँ पर थ्रू आउट थे, 11 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक एक भी ब्रेक नहीं लिया उन्होंने उस बीच में। वाओ। और ना कुछ उन्होंने मतलब उसमें लंच ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक कुछ नहीं लिया, और लगातार काम किया। और उसके बाद आधा घंटा उन्होंने दिया। उसके बाद जितने लोग वहाँ आए थे उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, हाँ। किसी को भी मना नहीं किया उन्होंने, सबके साथ सेल्फी खिंचाई। और ऑब्वियसली सबसे पहले मैं पहुँच गया था, तो इसके लिए मैंने वो वहाँ पे सेल्फी खिंचाई। और उसके बाद लेकिन हाँ, वीकेंड बहुत अच्छा बीता। तो ये जो सेल्फी है, ये वो 8:30 बजे के टाइम पे नहीं है, दिस इज पोस्ट शो। ये शो के बाद की है। मुझे लगा आपने मौके पे चौका मार लिया होगा। शो के बाद की एनर्जी देखिए आप, ये मतलब हाँ। आप सोचिए 8:30 बजे कोई आ गया, उसकी ये 3:30 बजे की सेल्फी है। हाँ, तो ये फोटो में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है ना? एनर्जी ये पूरा दिन एकदम इतनी मेहनत सुबह से लगे हुए हैं और उसके बाद एकदम तैयार। तो इसके लिए वो जब मैंने वो देखा, उसके बाद मैंने कहा कि यार अब ये सब चीज़ें ना, मतलब इसके लिए मैं एक्चुअली सोच रहा था कि सैटरडे का शाम का जिम करूं या ना करूं, लेकिन ये शो करने के बाद मैं कहा नहीं यार ऐसे नहीं। फिर मैं जाके मैं कहा कि नहीं, मेरे को जिम जाना है। मैं कहा ऐसे ये नहीं कह सकते कि थक गए या वो हो गए। वैसे भी अगले सैटरडे संडे दोनों दिन मुझे काम करना है, क्योंकि हमारा FNO गुरुकुल है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत थी। तो वो मुझे लगता है कि वीकेंड पे अच्छी खासी मिली मुझे। तो ये टाइमली ब्लेसिंग्स देखिए भगवान दे देता है। एब्सोल्युटली। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में आपको शायद नहीं मिली होगी उनसे। नहीं, ये मेरे इतने ख्याल से- करीबी, टू सी हिम इन पर्सन वर्किंग। टू सी हिम इन पर्सन वर्किंग, टू टॉक टू हिम, स्टेज पर उनसे बात करना, मेरे ख्याल से उनका ऑरा जो है ना, मैं एक चीज़ कहूँगा, ऑब्वियसली मैं काफ़ी फिल्म स्टार से मिला हूँ, लेकिन जो ऑरा 2 लोगों का रहा है वो मैंने और किसी का नहीं देखा। एक है अमिताभ बच्चन, एक है शाहरुख खान, ठीक है ना, एक्टर्स में, ठीक है। इन 2 का मेरे ख्याल से एक अलग ही ऑरा है। और ये मतलब ऑब्वियसली देख के समझ में आता है कि क्यों मतलब वो हैं जो इस लेवल पे, मतलब इस उम्र में इतना सब कुछ पाने के बाद भी। अच्छा, ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं वैसे भी, और जितना मुझे पता है कि इन्होंने इस पूरे इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया। ये मतलब पूरा, क्योंकि इनका दिल से एक ये था कि मुझे इस पे काम करना। सड़क सुरक्षा हमारे यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान जाती है रोड एक्सीडेंट्स में, तो उसके ऊपर काम करना है। तो इसके लिए तो ये मतलब शानदार वीकेंड। तो इसी पर बात हुई या फिर कुछ और भी बात करने का मौका मिला? नहीं, इसी क्योंकि पर हम सब जानते हैं अमिताभ बच्चन ने कई सारी कंपनियों में पैसा लगाया और अच्छा पैसा बनाया भी। उसकी बात नहीं हो पाई, उसकी बात नहीं हो पाई हर्षदा। मेरे ख्याल से वो समय नहीं था, और वो मतलब मौका नहीं था उस लेवल पे बात करने के लिए। देखिए, एक चीज़ समझिए आप, इतना टाइम मिल गया वही काफ़ी था।
That तो I बस वो मतलब हाँ मैंने पंकज त्रिपाठी जी को पकड़ लिया, मैं कहा आपको नहीं छोड़ूंगा मैं आप। तो उनके साथ मैंने एक रील बनाई थी, वो हमने इंस्टाग्राम पे डाली थी। जी हाँ। लेकिन नहीं, अमित जी के साथ सिर्फ यही बात हुई और ज़्यादा बात नहीं हुई। अमित जी के साथ बात हुई, अमित जी का आशीर्वाद मिल गया, मेरे ख्याल में वही काफी। और यही मूड सेट कर देगा फिर। आपका तो सेट हो गया है, मुझे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए सेटअप की जहाँ तक बात है, सेटअप भी ठीक ठाक है हमारा, बस सेटअप में एक चीज़ हर्षदा गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि नॉर्मली जब भी आप चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग देखते हैं, मतलब एफआई कैश, डीआई कैश, एफआई इंडेक्स फ्यूचर, एफआई स्टॉक फ्यूचर्स, अगले दिन मार्केट नॉर्मली नहीं चलता है। ये दिक्कत है। डीआईएस ने 2400 करोड़ खरीदे, सामने एफआईएस ने भी छोटा सा ही सही 71 करोड़, लेकिन बाय है। उसके अलावा एफआईएस ये देखिए बार्स आपके ऑल ओवर द प्लेस हैं। पिछले 3-4 दिन में कोई ट्रेंड नहीं बनाया एफआईएस और डीआईएस का, अगर आप देखें, और दोनों के दोनों। इंडेक्स फ्यूचर्स में 600 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 7200 करोड़ की बाइंग है। ये बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार के लिए आज आपको हो सकता है इंट्राडे में झटका दे रहे, ये पॉसिबल है। आप लॉन्ग शॉट देखिए, 2034 लॉन्ग जुड़े और उसके सामने 3409 शॉर्ट कटे हैं, और लॉन्ग शॉट अब 33% 67% हो गया है। जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी तो नेट शॉट थे हम 1,08,000 पर, अब हम आ गए हैं नेट शॉट्स में 75,000 पर, और वही आपको विजिबल होगा अगर आपको लॉन्ग शॉट का चार्ट देखेंगे। एक जो एफआईएस का लॉन्ग शॉट का चार्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। लोअर लेवल से थोड़ा सा पिकअप यहाँ पर हुआ है। इंडेक्स ऑप्शंस की जहाँ तक बात है, वहाँ पर आप देखें तो सारा इवन स्टीवन है। कॉल लॉन्ग जितने उतने ही कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग जितने उससे थोड़े ज़्यादा पुट शॉर्ट, तो पुट शॉर्ट ज़्यादा है सिस्टम में। ये एक एटलीस्ट अच्छी चीज़ है। पुट कॉल रेशो भी फ्लैट इसी वजह से 1.02 वर्सेज 1.01। बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ है जो लग रहा था हमको फ्राइडे को, जिस तरीके से लास्ट के आधे घंटे में पोजिशनिंग बन रही थी वहाँ पर। एफ&ओ बैन में ऐड हुआ हिंदुस्तान कॉपर, और ऑलरेडी 4 स्टॉक्स हैं, सेल, जी, इंडिया सीमेंट और इंडस टावर। तो कुल मिलाकर 5 स्टॉक अब बैन में आ गए, तो ठीक ठाक है मामला मेरे ख्याल से बैन का। तो ये इनफैक्ट सेटअप है, लेकिन सवाल यही है कि निफ्टी में आज के लिए ट्रेड क्या बनता दिखाई देगा। कंसिडरिंग गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा शांत है 21,923 के आसपास, और पिछले सत्र अनुज हम 22,126 का हाई छूने के बाद 21,853 पर क्लोज दिखाते हुए नजर आए हैं। तो कुछ कुछ ऊपरी लेवल्स पर लोगों ने मुनाफा बुक किया है। आज जो हमने सुना संकेत यूएस मार्केट वाले, और इस समय जिस तरह की पोजीशन है लॉन्ग शॉर्ट की, आज के लिए ट्रेड क्या है निफ्टी पे? देखिए पहले तो बात यह कि पोजिशनली आपको लॉन्ग होना चाहिए इस मार्केट में, और अगर आप हैं तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें आप 21,658 क्लोजिंग बेसिस पर। ये ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। 21,429 से हमने शुरुआत की थी कि 21,429 के स्टॉप के साथ लॉन्ग बनाए मार्केट में। अब मार्केट में उसके बाद आ गई एक बड़ी रैली, तो ऑब्वियसली आप अपना स्टॉप लॉस उस हिसाब से ट्रेल करेंगे। अब हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस 21,658 क्लोजिंग बेसिस पर। वो क्यों है, मैं उस पर भी आता हूँ। पहला सपोर्ट आपका 21,805 फ्राइडे का लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके लिए जो बड़ा सपोर्ट है वो 21,658 पर है, थर्सडे का लो। क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट एक बार के लिए प्रीवियस डे का लो ब्रेक भी कर दे, तो उससे पिछले दिन का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 21,658 जो है ये थर्सडे का लो है, फ्राइडे का नहीं है, इसको जरा ठीक कर लें। फ्राइडे का लो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 21,805 था, 21,658 थर्सडे का लो है। उसके बाद आपकी रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस आएगी 22,000 पर, जो कि ऑप्शंस का बेस है, और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 22,126 पर, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, जो हमने फ्राइडे को ही लगाया है, याद रखिएगा। वहाँ से ऑब्वियसली मार्केट स्लिप जरूर हुआ था, लेकिन वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको बाय जोन है 21,700 से 21,750। किसी भी कारण से अगर ये जोन दिख जाए स्क्रीन पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद एक बार के लिए दिखा दे वो जोन आपको, तो उसमें लेने की कोशिश करें एक 21,600 का स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे बेसिस पर। और सेल जोन भी है 21,950 से 22,050 का इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। सेल जोन भी है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए प्योरली, और एक स्टॉप लॉस होगा 22,150 का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो बड़ा पैसा है वो पोजिशनली लॉन्ग करके बनेगा इस मार्केट में। आपका वो 2, 3, 4, 5, 6 का जो टारगेट है, अगर उसके लिए आपको प्ले करना है तो थोड़ा सा आपको बीच बीच में पेशेंस रखनी होगी, थोड़ा सा आपको बीच बीच में डटे रहना पड़ेगा। मार्केट बीच बीच में आपको निकालेगा भी, थोड़ा सा झटके भी देगा, वो सब आपको सहने पड़ेंगे। लेकिन बड़ी ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड पर ही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि पोजिशनल लॉन्ग में बहुत जल्दी ना करें प्रॉफिट बुक करने की। ओके, तो पोजिशनल लॉन्ग में प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी में ना हो, तेजी में ही रहना है। लेकिन अनुज, आज निफ्टी बैंक के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स आ गए हैं। उस पर ऑफ कोर्स डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन कैसे रिएक्ट कर सकता है? देखिए बैंक निफ्टी प्रॉब्लम पॉइंट है मार्केट का। और क्या होता है ना, बैंक निफ्टी में बहुत लोग टेम्पटेशन में आ जाते हैं कि अब चलेगा बैंक निफ्टी। हो सकता है कि किसी दिन चले, लेकिन बैंक निफ्टी में
फ्राइडे को हम 921 पॉइंट गिरे इंट्राडे में। अब आप एक बात बताइए, 921 पॉइंट अगर आप गिरे, किसी का भी कोई भी स्टॉप लॉस रहा वो ट्रिगर हुआ होगा। 46,900 वाला बैंक निफ्टी 45,900 तक स्लिप हुआ, ठीक है ना। तो इंट्राडे में तो एक्चुअली 1000 पॉइंट गिर गए, लेकिन हाई टू क्लोज भी 921 पॉइंट्स गिरे हम। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में इस समय कोई भी आप टेम्पटेशन से बचें मार्केट में ट्रेडिंग करने से, क्योंकि जिस तरीके से 900-920 पॉइंट इंट्राडे में आप गिर जाते हैं, वो एक दिक्कत का मामला हो जाता है यहाँ पर। अब करना क्या है आपको, या तो एक लेवल बेस्ड अप्रोच रखें, स्टॉप लॉस लगे तो बस यूर आउट। 45,600 टू 45,800 बैंक निफ्टी में एक बाय जोन है, लेकिन ये नहीं है कि बस आ गया तो ले लिया। अब यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी मिल रही है तब, और एक 45,400 का स्टॉप लॉस लगा दें। और एक सेल जोन है 46,200 से लेके 46,400 के बीच में, अगेन अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिले तो, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 46,500 पे। मेरे ख्याल से आज की जो सबसे बड़ी हाईलाइट होगी देखने की, वो होगी एसबीआई का बिहेवियर। एसबीआई में पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, नंबर्स उतने अच्छे नहीं है लेकिन नंबर्स खराब भी नहीं है, ठीक है ना। तो और एसेट क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी थी, निम ठीक ठाक है। तो देखते हैं आज इनिशियल, हो सकता है इनिशियल एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ शुरुआत हो एसबीआई में, उसके बाद मैं देखूंगा कि एसबीआई किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा पीएसयू बैंकों का मूव, और इसके लिए इस पर एक नज़र रहेगी हमारी। ओके, तो पीएसयू बैंक का तो वैसे भी रेडार पर रहने वाले हैं। एसबीआई ऑफ कोर्स उस पर डिटेल में आएंगे कि किस तरह के नंबर्स रहे। एक बड़ा वन ऑफ आइटम था जिसके चलते वो थोड़ा सा शॉक आपको दिखाई देगा। इनके मुनाफे के आंकड़े में जो कमी देखने को मिली है उस पर डिटेल में आएंगे। लेकिन अनुज,